सो बेसिकली लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने प्रोडक्ट पेज या कलेक्शन पेज के लिए सॉर्ट फिल्टर, कैटेगरी सब कैटेगरी फिल्टर और साथ में हमने सर्च का फिल्टर जो है वो रेडी कर लिया था। जब हम यहाँ पे कुछ टाइप कर रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग चीज़ें हमको फिल्टर होके आ रही है। अब नेक्स्ट प्रोसेस में हमें क्या करना है, अगर हम किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इस प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो इस प्रोडक्ट की आईडी जो है वो मेरे यूआरएल में आ रही है। मैं आपको अगले प्रोडक्ट पे दिखा देता हूं, इस प्रोडक्ट की आईडी भी आपको यहां यूआरएल में मिल रही है। तो सबसे पहला काम मेरे को ये करना है कि मेरे पास एक टोटल फाइल है एसेट्स की, जो मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। वो फाइल मेरे पास यहां पर है, एसेट्स। इस एसेट्स वाली फाइल में जो आपके डेटा हैं, हर डेटा की एक आईडी जनरेटेड। मैं चाहता हूं कि जो आईडी मेरे पास यूआरएल में आ रही है उस आईडी का डेटा मैं गेट कर पाऊं। परफेक्ट। वापस समझा रहा हूं, जिस भी प्रोडक्ट पे मैं क्लिक करूंगा सिर्फ उसी प्रोडक्ट का डेटा मुझे दिखेगा। वो किसके बिहाफ पे किया जाएगा, ये जो आईडी यहां पे आ रही है उसके बिहाफ पे। अब पहले ये समझाता हूं ये आईडी यहां पे आ कैसे रही है। अगर आप यहां पे जाओगे और अपने फोल्डर्स के अंदर आप चेक करोगे कि आपके पास एक फाइल होनी चाहिए app.js। जब आप app.js फाइल को चेक करोगे तो यहां पे आप देखोगे कि प्रोडक्ट पेज के लिए आपने जब प्रोडक्ट का यूआरएल पास किया तो साथ में क्या भेजा है, उसकी आईडी भेजी है। परफेक्ट। तो इस तरह का काम हमको करना पड़ेगा। अब ये काम करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने पेजेस के अंदर जब सेटअप किया था तब एक पेज बनाया था product.jsx। हम इस पेज को ओपन कर लेंगे और इस पेज के अंदर हमें क्या करना है, इस पेज पे आने के बाद यहां पे सबसे पहले हमें डेटा गेट करना है। कौन सा डेटा गेट करना है, जो हमारा यूआरएल में आ रहा है। यहां यूआरएल में वापस दिखाता हूं, ये वाला। कोई और आईडी गेट करते हैं, ये वाली आईडी। तो ये जो आईडी है ये मेरे को गेट करनी है, कहां से, यूआरएल से। इस आईडी को यूआरएल से गेट करने के लिए, लेने के लिए हमको स्पेशली रिएक्ट के अंदर एक हुक बना के दिया गया है। ठीक है। सो कोई भी हुक आपको अप्लाई करना है तो उस हुक के लिए आप क्या करेंगे, आप वेरिएबल बनाएंगे और वेरिएबल बना के आप लगा लेंगे कर्ली ब्रैकेट। अब आपको एग्जैक्टली मैं वापस ओपन करता हूं app.jsx, आपको एग्जैक्टली यही वेरिएबल का नाम लेना है और ये वेरिएबल का नाम कहां डालना है, यहां पे सेम होना चाहिए, इक्वल टू यूज परम। परम शब्द का मतलब है पैरामीटर्स। अब ये पैरामीटर वर्ड क्या करता है, जो भी आईडी या जो भी डेटा आपका यूआरएल में आ रही है, जो आईडी आपकी लिखी आ रही है, इस डेटा को किस में लाके डाल देगा, प्रोडक्ट आईडी में। यहां तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं और बेसिकली ये क्यों आ रही है वो भी मैं समझाता हूं आपको। क्योंकि जब हमने app.jsx बनाई थी तब हमने प्रोडक्ट पेज के लिए प्रोडक्ट आईडी पास करवा दी थी। तो हर बार जब भी प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो उसकी आईडी उसके अंदर यूआरएल में पहुंच जाएगी। उस यूआरएल से हम आईडी को कहां ले लेंगे, प्रोडक्ट आईडी नाम के वेरिएबल में। किसका यूज करके, यूज परम्स नाम के हुक का यूज करके। परफेक्ट। नाउ अगली चीज पे चलते हैं। अब आते हैं कहां पे, app.jsx बंद कर देते हैं और प्रोडक्ट पेज पे। प्रोडक्ट पेज पे आने के बाद यहां पे आते हैं और एक बार console.log करवा लेते हैं और यहां पे प्रिंट करवाते हैं हम प्रोडक्ट आईडी। सेव करते हैं और सेव करने के बाद यहां जाते हैं और इंस्पेक्ट कर लेते हैं। कंसोल पे आते हैं, आप देख सकते हो जो भी आपका पेज ओपन है, जो भी पेज आपने क्लिक किया है उसकी आईडी यहां पे प्रिंट हो रही है। चेंज करके देखें, बैक जाता हूं, किसी और प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूं तो जो आपका यूआरएल में यहां पे आईडी आ रही है, आप मैच कर लीजिए, वो आईडी आपके यहां प्रिंट हो रही है। तो मतलब जो भी आईडी आपकी यूआरएल में आ रही है वो कहां आ चुकी है, प्रोडक्ट आईडी नाम के वेरिएबल के अंदर। अब हम अपना आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट आईडी हमारे पास प्रिंट हो गई है। अब हम इस प्रोडक्ट आईडी को यूज करने के लिए, इस पेज पे काम करने के लिए कुछ वेरिएबल बना लेते हैं। सो सबसे पहले हम बना रहे हैं कॉन्स्ट कर्ली ब्रैकेट और हम यूज कर रहे हैं यहां पे यूज कॉन्टेक्स्ट हुक का, क्योंकि जो प्रोडक्ट का डेटा है वो सारा यूज कॉन्टेक्स्ट के पास है। और यहां पे लगाते हैं हम शॉप कॉन्टेक्स्ट और इस शॉप कॉन्टेक्स्ट से हमें यहां पे डेटा चाहिए प्रोडक्ट्स का। किसका डेटा चाहिए, प्रोडक्ट्स का। वेरिएबल का नाम कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम यहां से उठा लेंगे यूज कॉन्टेक्स्ट से। ये मैंने यहां डाल दिया। क्या होगा, इस प्रोडक्ट नाम के वेरिएबल में एपीआई का जितना भी डेटा है वो सारा डेटा किसमें आ जाएगा, इसमें। आईडी इसके अंदर है और डेटा सारा इसके अंदर है। अब क्या हमें सारा का सारा डेटा चाहिए, नहीं। मैं वापस दिखा देता हूं। अगर हम यहां जाए एसेट्स में तो इसके अंदर 50 से ऊपर प्रोडक्ट है, नहीं, हमको 50 प्रोडक्ट नहीं चाहिए। ये जो 50 के 50 प्रोडक्ट है ना, वो सारे के सारे इस वेरिएबल के अंदर आ रहे हैं। हमको सिर्फ वो डेटा चाहिए जो जिसकी आईडी हमारे पास है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा,
वापस से एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, कॉन्स्ट, पहले हमने बनाया प्रोडक्ट्स नाम से, किसी भी नाम से बना लेते हैं, प्रोडक्ट डेटा नाम से, और उसके बाद हम इसका सेटर बना लेते हैं, सेट प्रोडक्ट डेटा, और यहां बना लेते हैं यूज स्टेट। और अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है इसलिए हम लगा लेते हैं फॉल्स, बाद में डेटा आएगा तो हम इसको ट्रू कर लेंगे। परफेक्ट, यहां तक हमारे पास काम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, डेटा फैच करवाने के लिए एक फंक्शन बना लेंगे, कॉन्स्ट, मैं नाम दे रहा हूं फैच प्रोडक्ट डेटा करके फंक्शन का नाम, इक्वल टू एरो फंक्शन बना रहे हैं, बना लिया। एक चीज और याद रखना, मैंने पहले भी समझाई रिएक्ट के लेक्चर्स में, जब भी आप एपीआई को फैच करते हो तो उस एपीआई का डेटा आने में समय लगता है, ठीक है, वो समय तक आपके इस फंक्शन को वेट करना है, इसलिए आप यहां लगा के चलोगे असिंक, ये फंक्शन कैसा है, असिंक्रोनस फंक्शन है। परफेक्ट, उसके बाद आप यहां आओ और यहां पे लगा लो यूज इफेक्ट, ये हुक आपने लगाया और यहां पे आपने बना दिया जाके एरो फंक्शन। अब एरो फंक्शन बनाने के बाद जो ऊपर फंक्शन आपने बनाया था फैच प्रोडक्ट डेटा, उसको आप यहां पे कॉल कर लोगे इस तरीके से। परफेक्ट, और यहां पे आप पास कर दोगे कुछ पैरामीटर्स, क्या क्या पास करने हैं, पहला तो आप पास करोगे प्रोडक्ट आईडी, दूसरा आप पास करोगे प्रोडक्ट्स करके आपके पास एक डेटा है, ये वाला जो पूरा डेटा आपके पास आ रहा है वो डेटा। परफेक्ट, यहां तक हमने काम सेट कर लिया पूरा। अब मैं एक बार के लिए वो सारे जो डेटा मेरे पास आ रहे हैं वो डेटा मुझे देखने हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे इसके अंदर जाऊंगा और सारे डेटा को एक एक करके लूप करने के लिए हम यूज करते हैं मैप फंक्शन। तो मैंने कॉल किया मेरे प्रोडक्ट्स नाम के डेटा को, डॉट इसमें लगाया मैप फंक्शन, और मैप फंक्शन के अंदर मैंने कॉल कर लिया एरो फंक्शन, क्योंकि मेरे को सारे डेटा एक ही करके चाहिए, क्योंकि डेटा देखो मेरे पास 50 डेटा है पर इस पेज पे मेरे को एक ही डेटा दिखाना है, तो मैच तो करना पड़ेगा कि 50 में से कौन सा डेटा चाहिए, तो लूप लगाना पड़ेगा। तो लूप की जगह हम रिएक्ट में यूज करते हैं मैप फंक्शन। परफेक्ट, हमने हमारा मैप फंक्शन लगाया और मैप फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बनाया जो आज तक हम स्टैंडर्ड बनाते आ रहे हैं, आइटम। अब हम आए यहां पे और हमने लगाया इफ, अगर आइटम की जो आईडी है आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी, अब मैंने यहां पे अंडरस्कोर आईडी क्यों लिखा, असेट्स फाइल चेक करो, इसमें आईडी को किससे रिप्रेजेंट किया है, तो ये वाली जो आईडी एपीआई में दी हुई है वो आईडी जो मेरे यूआरएल में आ रही है, दिख रही है, दो डेटा है मेरे पास, वापस दिखाता हूं। पहला डेटा मेरे पास कहां पर है, यहां पे, ये वाली जो आईडी है, इस आईडी को मैच करना है यूआरएल में जो आईडी आ रही है उससे, ठीक है। तो मैंने बोला एपीआई की जो आईडी आ रही है वो आईडी मेरी इक्वल होनी चाहिए किससे, प्रोडक्ट आईडी से। अगर दोनों मैच हो जाएगी तो आगे काम करेंगे, और नहीं मैच होगी तो काम नहीं करेंगे। अब काम क्या करना है, आपने यहां पे एक फंक्शन बनाया था सेट प्रोडक्ट डेटा, इसको कॉल कर लो और डेटा यहां पे पास कर दो, इस तरीके से हो गया। पास करने के बाद ये काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि असिंक लगाया तो काम खत्म होना चाहिए, खत्म करने के लिए आप लगाओगे रिटर्न नल, कि काम एंड हो चुका है। परफेक्ट, एंड इसके बाद यहां जाते हैं और एक चीज करवाते हैं, console.log, और एक बार आइटम नाम के डेटा को प्रिंट करवा देते हैं, सेव करते हैं और चेक करते हैं। आप देख लो 50 डेटा है मेरे पास पर 50 नहीं आ रहे हैं, सिर्फ एक डेटा आ रहा है। किसका डेटा, जो आईडी मेरे को यहां दिख रही है उसका डेटा, ये आईडी यहां पे मैच हो गई है इस आईडी से। बैक कर लेता हूं, कोई और खोल लेते हैं। अब देख लो जो आईडी यूआरएल में आ रही है सिर्फ उसका डेटा मेरे को यहां पे विजिबल है, सही। तो हमने फिल्टरिंग प्रोसेस तो कंप्लीट कर लिया, 50 प्रोडक्ट में से एक वो प्रोडक्ट निकाल लिया जो कहां दिख रहा है, मेरे यूआरएल में दिख रहा है, ठीक है। वो मैच हो रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका टाइटल, उसका जितना भी डेटा है मेरे पास वो सारा यहां पे आ रहा है। वहां पर रिफ्रेश करके दिखा देता हूं, सिर्फ एक ही डेटा मेरे को दिखेगा। परफेक्ट, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये सिर्फ हमने डिबगिंग के लिए लगाया था, आप इसको चाहो तो अभी कमेंट कर दो, बाद में जरूरत पड़ेगी तब यूज कर लेंगे। अब हम आगे चलते हैं और आगे चल के हम लोग क्या करते हैं, हर प्रोडक्ट में ना इमेजेस मल्टीपल है, मैं दिखा देता हूं। जैसे ये पहला प्रोडक्ट देखते हैं, इस प्रोडक्ट का एपीआई खोलते हैं यहां से और इमेज पे जाते हैं, कितनी इमेज दिख रही है, 4। कोई और प्रोडक्ट ओपन करते हैं, ठीक है, इस प्रोडक्ट में भी 4 इमेज है। कोई और प्रोडक्ट ओपन करते हैं, जैसे ये वाला प्रोडक्ट ले लिया और रिफ्रेश करते हैं एक बार पेज को, ठीक है। अच्छा, कंसोल हमने हटा दिया इसलिए वो विजिबल नहीं हो रहा है।
तो हर प्रोडक्ट में इतना तो समझ में आ गया क्या है, इमेजेस मल्टीपल है। अब अगर कभी आपने शॉपिंग वेबसाइट देखी है तो एक इमेज तो बड़ी दिखती है और साइड में छोटी छोटी इमेजेस आती रहती है। उस काम को करने के लिए हम लोग यहां पे जाएंगे और बनाएंगे एक और सेटर, कॉन्स्ट, और पहले वेरिएबल का नाम देता हूं इमेज और दूसरे का देता हूं सेट इमेज। यहां जाता हूं और लगाता हूं यूज स्टेट हुक और यहां पे खाली स्ट्रिंग बना देता हूं। सही। अब हो सकता है मेरे पास 5 इमेज हो, मेरे को अभी के लिए सिर्फ एक इमेज चाहिए। कितनी फोटो चाहिए? सिंगल फोटो। तो मैं यहां गया, यहां जाके मैंने कॉल किया सेट इमेज नाम के फंक्शन को और यहां पे इसके अंदर मैंने सिर्फ एक आइटम की जो इमेज आ रही है वो सिंगल इमेज डलवा दी और काउंट डाल दिया 0। मैंने अभी आपको दिखाया था, वापस दिखाता हूं। वहां काउंट जो आ रहा है वो 0 1 2 3 4 में आ रहा है। आप इसको ओपन करो और इमेजेस ओपन करो। देखो इस प्रोडक्ट में एक ही फोटो है तो काउंट किस में आ रहा है? 0 में। अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर मल्टीपल फोटो होगी तो उसका काउंट 0 1 2 3 में आएगा ऐसे। तो मैंने सिर्फ कौन सी फोटो ली है? पहली फोटो, 0th फोटो। परफेक्ट। वो मैंने कहां डाल दी है? सेट इमेज नाम के इस फंक्शन के अंदर। जहां भी दिखानी होगी वहां पे इमेज नाम का टैग कॉल करूंगा और दिखा दूंगा। परफेक्ट। इतना काम हम लोग कर चुके। अब आते हैं हम थोड़ा सा डिजाइनिंग। आगे डिजाइनिंग में सबसे पहले कंडीशन लगाओ कि भाई अगर ये जो प्रोडक्ट की आईडी आ रही है, अगर ये आईडी आए तो डेटा दिखाओ, अगर आईडी नहीं है तो डेटा नहीं मिलेगा। तो क्या किया, यहां रिटर्न के पहले गया और यहां पे कॉल कर लिया प्रोडक्ट डेटा कि भाई डेटा आ रहा है तो ठीक है और नहीं आ रहा है तो यहां जाएंगे, कॉलन लगाएंगे और नया डेटा बना लेंगे। और यहां पे मैं लगा रहा हूं डिव टैग। इस डिव टैग के अंदर क्लास लगा रहा हूं और इसकी ओपेसिटी कर रहा हूं, ओपेसिटी कर देता हूं 0। मतलब अगर मेरा डेटा आ रहा है तो ये अंदर वाला काम होगा। अगर डेटा नहीं आ रहा है उस केस में क्या होगा? एक खाली डिव बन जाएगा जिसमें कुछ नहीं लिखा होगा, सिर्फ उसकी ओपेसिटी 0 रहेगी। आगे चाहो तो आप इसकी ओपेसिटी 1 कर देना और यहां पे लिख देना नो डेटा फाउंड, ऐसे करके। जैसे मैं दिखाऊं आपको, देखो अभी यहां पे डेटा आ रहा है इस पेज में तो क्या लिखा आ रहा है? प्रोडक्ट। ये देखो अंदर वाला डिव एग्जीक्यूट हो रहा है। और अगर यहां पे डेटा नहीं आएगा तो खाली डिव दिख जाएगा, कुछ नहीं लिखा आएगा। परफेक्ट। तो हम जाते हैं, यहां प्रोडक्ट लिखा है, आगे काम करते हैं। सो नाउ अब क्या करते हैं, यहां से इस प्रोडक्ट को हटा देते हैं और इस मेन डिव को यहां से ब्रेक कर लेते हैं और इस मेन डिव के अंदर जाके कुछ क्लासेस लगा लेते हैं। मैं क्लासेस आपको समझाता हुआ चलता हूं। क्लास नेम यूज किया, सबसे पहले लगा रहा हूं बॉर्डर और बॉर्डर दे रहा हूं टॉप। उसके बाद दे रहा हूं बॉर्डर टॉप को 2 पिक्सल्स, ठीक है। साथ में मैं लगा रहा हूं पैडिंग टॉप और पैडिंग टॉप में देता हूं यहां पे 10। उसके बाद लगाते हैं ट्रांजिशन, क्योंकि एनिमेशन चाहिए होंगे यहां पे। ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन हम लोग लगा सकते हैं किस पे? ओपेसिटी पे। कि कोई इमेज में दिखाऊंगा, दूसरी इमेज पे क्लिक करूंगा तो पहली इमेज गायब हो जाएगी और दूसरी आ जाएगी, इस तरीके से। उसके बाद उसका टाइमिंग फंक्शन वो मैंने रखा ईज इन। ड्यूरेशन मैंने जो रखी है एनिमेशन की वो रखी है 500 की, या आप बोल सकते हो 0.5 सेकंड की। और ओपेसिटी भी मैं इसकी रख देता हूं 100, मतलब पूरी दिखानी है। परफेक्ट। इस डिव के बाद अगले डिव पे आते हैं और यहां पे हम बनाएंगे प्रोडक्ट डेटा। तो मैं यहां पे एक कमेंट डाल देता हूं याद रखने के लिए, प्रोडक्ट डेटा, और यहां पे आ जाते हैं। अब प्रोडक्ट डेटा के लिए एक बना लेते हैं डिव, लगाते हैं यहां पे क्लास नेम, इसमें लगा लेते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, गैप सेट कर देते हैं और गैप देता हूं मैं 12 का। उसके बाद स्मॉल स्क्रीन साइज पे आएंगे और यहां पे भी गैप सेट कर रहा हूं 12 का। फिर लगाते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम और स्मॉल स्क्रीन के लिए फ्लेक्स डायरेक्शन लगाता हूं रो। इसको ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर जाके यहां पे एक और कमेंट डालते हैं प्रोडक्ट इमेज के लिए। परफेक्ट। यहां आ जाते हैं इसके लेवल पे और अब एक डिव बना लेते हैं प्रोडक्ट इमेज का। क्लास नेम, सबसे पहले प्रोडक्ट इमेज को फ्लेक्स देते हैं, मतलब जो भी डिव बनाया उसकी पूरी साइज आएगी फ्लेक्स 1। उसके बाद डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना है तो डिस्प्ले फ्लेक्स नॉर्मल। उसके बाद हम फ्लेक्स डायरेक्शन दे रहे हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम और रिवर्स, मतलब जिस ऑर्डर में आ रही है उसके उल्टे ऑर्डर में प्रिंट होगी। उसके बाद हम देते हैं गैप और गैप दे रहे हैं हम 3 का। साथ में स्मॉल स्क्रीन साइज हम लोग दे रहे हैं, वो हम दे रहे हैं फ्लेक्स रो। परफेक्ट। इतना हमने कर लिया है। अभी तक शायद विजिबल कुछ नहीं होगा, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं।
कुछ गैप्स बन जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अब प्रोडक्ट इमेज वाले डिव के अंदर आते हैं और इस डिव को ओपन कर लेते हैं यहाँ से, और इस डिव के अंदर बना लेते हैं एक और डिव। इसको ओपन करते हैं और यहां जाते हैं और यहां पे कुछ क्लास नेम देने वाले हैं इमेजेस के अरेंजमेंट के लिए। तो पहला फ्लेक्स, दूसरा स्मॉल स्क्रीन के लिए फ्लेक्स कॉलम, तीसरा ओवरफ्लो। जो इमेजेस है वो मल्टीपल है, कहीं पे एक इमेज है, कहीं पे 4 है, कहीं पे 3 है, तो आप विड्थ हाइट नहीं दे सकते या विड्थ हाइट फिक्स नहीं रख सकते। तो अगर कोई इमेज उस डिव से बाहर जाएगी तो क्या करना पड़ेगा, ओवरफ्लो लगाना पड़ेगा। तो यहां लगाते हैं ओवरफ्लो, और ये लगा रहा हूं एक्स एक्सिस पे और लगा रहा हूं ऑटो। उसके बाद हम लगा लेते हैं स्मॉल स्क्रीन साइज के लिए ओवरफ्लो वाई एक्सिस पे, और इसको देते हैं स्क्रॉल, कि वाई एक्सिस पे जब स्मॉल स्क्रीन साइज पे आएंगे तो वो ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल हो सकती है इमेजेस, मल्टीपल इमेजेस रहेगी तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्लास लगा लेते हैं यहां पे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। उसके बाद हम लगाते हैं स्मॉल स्क्रीन के लिए, जो कि हम लगा रहे हैं जस्टिफाई और नॉर्मल, ठीक है। इसके बाद हम लगाते हैं यहां पे स्मॉल स्क्रीन के लिए विड्थ एंड साइजेस। तो हम देते हैं यहां पे स्मॉल स्क्रीन के लिए, उसको थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूं ऐसे, एंड यहां लगाते हैं विड्थ, और विड्थ हम यहां पे देने वाले हैं 18% की। आप 18 से 20% तक कोई भी विड्थ रख सकते हो। तो मैं यहां दे रहा हूं विड्थ हो गई, हाइफन लगा लेते हैं, इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं एंड यहां पे लिखते हैं 18.7%, ठीक है। आप अपने हिसाब से विड्थ सेट कर लेना अपनी, और नॉर्मल स्क्रीन पे हम विड्थ दे रहे हैं फुल, ठीक है। ये हमने इमेज के लिए सारा सेटअप कर दिया इमेज के अप्लाई होने के लिए। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, और यहां पे ये जो डिव हमने बनाया था, इस डिव के अंदर इमेज हमको दिखानी है। अब एक इमेज नहीं, एक से ज्यादा इमेजेस हैं, तो हम लगाएंगे मैप फंक्शन वापस। तो ब्रैकेट डाला, प्रोडक्ट डेटा से डेटा को कॉल किया, डॉट लगाया, वहां से सिर्फ निकाली इमेजेस, और डॉट लगा के कॉल किया मैप फंक्शन। अब आते हैं मैप फंक्शन के अंदर। तो मैप फंक्शन के अंदर यहां पे आके हमने बना दिया एक एरो फंक्शन। अब इस एरो फंक्शन के अंदर हमको 2 पैरामीटर पास करने। पहला हमारा है आइटम, जिसमें डेटा आएगा, और दूसरा यहां पे काम होता है एक इंडेक्सिंग पे, 0 1 2 3 4 जो इंडेक्सिंग आ रही है वो इंडेक्सिंग। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे सेंटर पे, और यहां आके लगा लेते हैं हम लोग एक इमेज टैग। एक छोटी सी चीज चेंज करते हैं, जब भी हम कोई टैग लगाते हैं तो कर्ली ब्रैकेट नहीं आता है, ब्रैकेट आता है राउंड ब्रैकेट, परफेक्ट। और यहां पे डाल देते हैं हम इमेज टैग। इमेज टैग के अंदर सबसे पहले यहां से सोर्स हटाते हैं और ब्रैकेट लगाते हैं, और सोर्स के अंदर हम डाल देते हैं यहाँ पे आइटम। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और ले लेते हैं की के अंदर हम डाल रहे हैं इंडेक्स नाम का वेरिएबल, एंड उसके बाद हम ले लेंगे यहाँ पे क्लास नेम। और क्लास नेम के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ क्लासेस यूज करने वाले हैं विड्थ एंड हाइट सेट करने के लिए। तो पहले लगा रहा हूं विड्थ -24%। नेक्स्ट, अब मैं ले रहा हूं स्मॉल स्क्रीन साइज के लिए, तो विड्थ मैंने ले लिया इसकी फुल। उसके बाद लेते हैं स्मॉल स्क्रीन साइज के लिए मार्जिन, तो मैंने दे दी मार्जिन बॉटम 3। नेक्स्ट हम ले लेते हैं फ्लैक्स। जैसे जैसे स्क्रीन की साइज छोटी करते जाओगे तो इमेज की साइज भी छोटी होनी चाहिए। उसके लिए फ्लैक्स के अंदर एक प्रॉपर्टी पढ़ाई गई है जिसका नाम है श्रिंक। डिस्प्ले फ्लैक्स में एक प्रॉपर्टी होती है श्रिंक। इसको कर दोगे 0 तो ऑटोमेटिकली श्रिंक होने लग जाएगी। एंड लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग देते हैं कर्सर माइनस पॉइंटर, ओके। एंड एक बार के लिए इसको सेव कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं। इस प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास 1 2 3 4 इमेजेस थी, चारों दिख रही है। प्रोडक्ट चेंज करते हैं, इस प्रोडक्ट में एक ही इमेज है। ये प्रोडक्ट ओपन करते हैं, इसमें भी एक ही इमेज है। तो हमको मल्टीपल वाला चाहिए, एक बार देखते हैं किसी और में है तो। अभी ये वाला मल्टीपल प्रोडक्ट है तो इसको ले लेते हैं, परफेक्ट। अब इसकी डिजाइनिंग थोड़ी सी आगे पहुंचाते हैं। तो ये देख लेना जहां पे ये अंदर वाला डिव एंड हो रहा है, इस डिव से जस्ट बाहर आइए और एक और डिव लगा लीजिए, और इस डिव के अंदर आके आप लगा लीजिए क्लास नेम और दे दीजिए विड्थ फुल। साथ में स्मॉल स्क्रीन के लिए विड्थ दे दीजिए, वो आप दे लीजिए यहाँ पे थोड़ी सी पैडिंग मार्जिन छोड़ के दे देना। तो हम आते हैं यहाँ पे विड्थ -80%। डिजाइनिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, बूट स्ट्रैप, टेलविंड, आपको जो यूज करना है कर लेना। मैंने प्री डिफाइंड डिजाइन बना रखा है, मैं उसको फॉलो करके चल रहा हूँ।
इसके बाद यहाँ पे आएंगे और लगाएंगे इमेज, और यहाँ पे सोर्स वगैरह चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ आते हैं और यहाँ पे सोर्स को हटाते हैं ये, और यहाँ डाल देते हैं कर्ली ब्रैकेट। और एक सिंगल इमेज हमने किस में सेट की थी, इमेज नाम के वेरिएबल में। ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ, इस वेरिएबल में थी सिंगल इमेज, एक इमेज इसमें और बाकी सब प्रोडक्ट डेटा में। तो सिंगल इमेज हमने यहाँ दिखा दी। उसके बाद हम ले लेते हैं इसकी कुछ CSS, तो क्लास नेम यूज कर रहे हैं, दे रहे हैं विड्थ फुल, और साथ में इसकी हाइट रख रहे हैं ऑटो। सेट है, एंड इसको एक बार सेव कर लेते हैं। सेव करके चेक करते हैं। अब देख लीजिए डिजाइन ऑलमोस्ट फैबुलस सा है, एक फुल साइज में एक इमेज आ रही है। हाँ थोड़ी सी बिगड़ रही है, वो हम CSS अप्लाई करके चेंज कर देंगे, और कुछ यहाँ पे चीजें बन रही हैं। आगे चलते हैं। नाउ बेसिकली हमको क्या करना है, आप एक चीज नोटिस करना, एक डिव ये वाला है और एक डिव इसके नीचे एंड हो रहा है यहाँ पे। परफेक्ट। तो आपको लेना है इस डिव के बाहर यहाँ पे, ठीक है। मतलब जहां पे भी आप डिजाइन करने वाले हो उसके ऊपर 2 डिव क्लोज होने चाहिए। इसके ऊपर हमको अगली डिजाइनिंग करनी है, और वो डिजाइनिंग हम देख लेते हैं। ये हमारी होने वाली है किसके लिए, प्रोडक्ट डेटा के लिए, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम एंड जो चीजें हमको दिखने वाली हैं वो चीजें यहाँ पे बनाने वाले हैं। इसके पहले का काम हमने ऑलमोस्ट कर दिया है। एक छोटी सी फंक्शनैलिटी रह गई है, वो सॉर्ट कर लेते हैं कि जिस भी इमेज पे मैं क्लिक करूं वो इमेज मेरी यहाँ पे विजिबल हो जाए। तो बस ये फंक्शनैलिटी मेरे को सही करनी है। इस फंक्शनैलिटी को थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। इस फंक्शनैलिटी को सेट करने के लिए हम लोग जाएंगे हमारे प्रोडक्ट डेटा में यहाँ पे, और यहाँ पे जाके हम इस इमेज टैग के ऊपर लगा देंगे ऑन क्लिक, इस तरीके से। और ऑन क्लिक के अंदर मैं कॉल कर लूंगा एक एरो फंक्शन को, और यहाँ पे कॉल कर लूंगा सेट इमेज नाम के फंक्शन को, और इसके अंदर मैं डाल दूंगा यहाँ पे आइटम, इस तरीके से। सेव करते हैं, चेक करते हैं। आप देख लीजिए मैं जिस इमेज पे क्लिक कर रहा हूं वो इमेज मेरी मेन इमेज पे सेट हो रही है। परफेक्ट। यहां तक का काम हमने फिनिश कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में डिवाइड करके इसका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट डेटा बना लेंगे। आज हमने इमेजेस तक का काम सेट कर लिया है। अब हमको प्रोडक्ट डिटेल बनानी है, कलर कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, साइजेस बनाने हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।